Hello and welcome you all to channel Study with Rohit Gautam। PhD स्टूडेंट्स और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन लोगों को प्रेजेंटेशन के लिए, जो लिटरेचर रिव्यू के लिए एक प्रेजेंटेशन होती है, उसमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनानी चाहिए और क्या स्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, वो इस सेशन के दौरान में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी देखेंगे एक टॉपिक को लेकर के कि हमारा जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसमें हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं और हमारी जो प्रेजेंटेशन की एक फ्लो, एक स्ट्रक्चर जानी चाहिए वो किस तरीके से जानी चाहिए। सो फटाफट ज़रा शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्या स्ट्रक्चरिंग है। स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास नॉर्मली हम इसे 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज़ रिव्यू ऑफ बुक और रिसर्च पेपर या थीसिस या फिर कोई रिसर्च आर्टिकल या न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स। नेक्स्ट वन हमारी आती है डेटा प्लॉटिंग, ग्राफ या फिर फाइंडिंग को लेकर के। और लास्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं बाय गिविंग सम बिब्लियोग्राफी और द रेफरेंसेस। वन बाय वन करके जरा समझते हैं कि आखिर में ये जो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स हैं या जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द प्रेजेंटेशन है, इसमें लिखना क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। स्टार्ट करेंगे पहले हम इंट्रोडक्शन के साथ में। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जो भी आपका टॉपिक है, लेट अस इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक। अब जैसे आपका टॉपिक है, मान लेते हैं सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ समथिंग, तो जो हमारा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है या जो हमारा टॉपिक है वो कैसे जस्टिफाइड है। मान लेते हैं अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, ज्योग्राफी में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो जो ज्योग्राफी होनी चाहिए उस टॉपिक के पीछे आप उसे जस्टिफाई कर रहे होते हैं। हालांकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारी एक यूनिवर्सल चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर एजुकेशन, मेडिकल और साथ ही साथ में सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं। लेकिन हमें ये जस्टिफाई करना होता है कि हमारा जो टॉपिक है उसमें ज्योग्राफी क्या है। और इसके लिए आप ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स या तो हमारे सिलेबस में होते हैं या हमारे बैचलर्स या मास्टर्स के दौरान में जो भी टॉपिक्स आते हैं उनके साथ में हम चीज़ों को लिंक करते हैं। हम ये भी जस्टिफाई करते हैं कि जो भी हमारी थ्योरीज हैं रिलेटेड विद आवर ज्योग्राफी वो किस तरीके से इस टॉपिक के साथ में लिंक हो रही हैं। तो इंट्रोडक्शन में आपको बस यही जस्टिफाई करना होता है कि आपका टॉपिक कैसे एक तो नया टॉपिक बन रहा है और साथ ही आपके सब्जेक्ट के साथ में ये कैसे जस्टिफाई हो रही है। फिर हमारे पास होती है रिव्यू ऑफ बुक या रिसर्च पेपर, थीसिस या रिसर्च आर्टिकल। नॉर्मली जब भी हम अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं या टॉपिक के बारे में जब भी हमें रिसर्च वर्क करनी होती है तो हमें पहले किसी न किसी पुराने वर्क को जो भी इस टॉपिक से संबंधित है, इर्द गिर्द है, इसके रिलेटेड है, हमें उन सारे इंफॉर्मेशन को एक साथ कलेक्ट करना होता है। अभी ज़रूरी नहीं है आपका कि जो टॉपिक आपने चूज़ किया है वो पूरी तरीके से आपको सेम सा टॉपिक मिल जाए। ऑब्वियसली आपका रिसर्च वर्क अगर यूनिक है तो उससे रिलेटेड ही चीज़ें मिलेंगी, एग्जैक्ट नहीं मिलेंगी। तो जो भी आपकी रिलेटेड वर्क मिल रही है, जैसे मान लेते हैं अगर आपका टॉपिक कोई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आप देख रहे हैं किसी भी चीज़ पर, मान लेते हैं ह्यूमन हेल्थ पर ही अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे जो ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज ज़रूरी नहीं है कि आपका जो आपने सोच रखा है वही इफेक्ट दिखा रहे हों। तो आपको यहाँ पर जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ें मिल रही होंगी किसी भी एरिया की, उसे आप देख रहे होते हैं। प्लस साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होते हैं जो भी आपका स्टडी एरिया है, इस स्टडी एरिया से रिलेटेड जितने भी आपको एरिया मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया के बारे में अगर बात करें और इंडिया के स्पेसिफिकली अगर हम यूपी के बारे में बात करें तो हमारे पास यूपी का एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है, एक टेम्परेचर होती है, एक रेनफॉल होती है, एक ह्यूमिडिटी होती है, एटसेट्रा। इसी से रिलेटेड हम लोग अगर कोई इंटरनेशनल कोई फॉरेन जर्नल भी होती है या आर्टिकल होती है तो हम देखते हैं क्या इस फिजियो क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक को लेते हुए अगर कोई जोन है
तो हम उसे भी उठा लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं और अपनी रिव्यू कर लेते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर इंडिया में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो शायद ऐसा वहाँ पर भी हो सकता है, और अगर ऐसा वहाँ पर हो रहा है सो जो भी फाइंडिंग आ रही है हो सकता है वो हमारी भी फाइंडिंग में आ जाए। तो एक हाइपोथेसिस बना करके हम एक रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, और इसी चीज़ के लिए हम लोग कई सारी बुक्स या रिसर्च पेपर्स, थीसिस या फिर कोई भी आर्टिकल, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो या रिसर्च जर्नल में निकला हो, उसे हम लोग रिव्यू करते हैं। हम उसके फाइंडिंग्स को देखते हैं और उसमें जो भी डेटा लिया गया है उस डेटा की ऑथेंटिसिटी को देखते हुए हम लोग इंटरप्रिटेशन करते हैं कि क्या हमारे टॉपिक में यही सेम इंटरप्रिटेशन आ सकती है, क्या इससे रिलेटेड आ सकती है, या फिर कोई अपडेशन हमें करना होगा। तो इसके लिए हम लोग तमाम बुक्स वगैरह को रिव्यू कर लेते हैं। इस बुक को या रिसर्च पेपर या जितने भी डॉक्यूमेंट हम लोगों ने पढ़े हैं, इसमें आपको कई सारे डेटा मिलेंगे, कई सारे टेबल्स मिलेंगे, कई सारे ग्राफ मिलेंगे, या कुछ हो सकता है मेथोडोलॉजी के बेसिस पर यू विल गेट सम फाइंडिंग्स। सो यू हैव टू कलेक्ट ऑल दोज फाइंडिंग्स, डेटा और ग्राफ, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू पब्लिश ऑन द प्रेजेंटेशन। आपको ये सारी चीज़ें अपने प्रेजेंटेशन पर दिखानी होती हैं कि हमें क्या चीज़ें मिली, हमें इस बुक को या पेपर को पढ़ते हुए, रिव्यू करते हुए क्या चीज़ें मिली हैं, उन सारी चीज़ों को हमें दिखाना होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके भी रिसर्च में हेल्प कर रही हैं और एक हाइपोथेसिस आपको क्रिएट करने में हेल्प कर रही हैं। इन सब के बाद में हमें एक कंक्लूजन डिराइव करना होता है कि फाइनली हमारा क्या कंक्लूजन निकला। हालांकि जो रिसर्च पेपर में कंक्लूजन है वो रहेगा ही, लेकिन आपको रिव्यू करने दौरान में आपको अपनी भाषा में लिखना होता है कि क्या आपको रिजल्ट मिल रहा है। इस रिजल्ट के बाद में फाइनली आपको बिब्लियोग्राफी, यानी जो भी आपने रिसर्च पेपर या जो भी आर्टिकल्स आपने उठाया है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होती हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर बिब्लियोग्राफी लिख करके अपनी फाइंडिंग को, यानी अपना जो प्रेजेंटेशन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के बाद में आपका एक टॉपिक हमेशा होना चाहिए, मतलब कि एक स्लाइड आपकी होनी चाहिए जो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, यानी कि प्रेजेंटेशन के बाद में फाइनली जो भी क्वेश्चंस लोग पूछ सकते हैं, सो उसके लिए आप प्रॉपर 2 मिनट 5 मिनट का टाइम दें, और उसके लिए आप एक स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं। हालांकि ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली कि प्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। एक डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते हैं और एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन किस तरीके से जाना चाहिए। इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान में एक और की इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी, और वो है टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे आप अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रेजेंटेशन को देने में आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। तो अगर आप उस प्रेजेंटेशन को पहले से प्रिपेयर अगर आपने कर रखा है और आपने उस टाइम फ्रेम की प्रैक्टिस कर रखी है, तब आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एक इफेक्टिव और एक बड़ी ही इफिशिएंट प्रेजेंटेशन जाएगी। अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया है तो फिर हैफाजार्ड हो जाएगा, और हो सकता है आपको बोला भी जाए, हो सकता है आपको इंटरफियर किया जाए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को फटाफट कंक्लूड करिए। सो इसलिए टाइम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। सो कीप इन माइंड द टाइम फैक्टर। एक डिमॉन्स्ट्रेशन के बेसिस पर डिस्कस करते हैं कि ये सारे कंपोनेंट हम कैसे अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं और कैसे इन सारी चीज़ों को और हम इफेक्टिव तरीके से बता सकते हैं। ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन ली गई है, ये टॉपिक सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्रेसवे इन इंडिया को लेकर के की गई है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो सब्जेक्ट लिया है वो है ज्योग्राफी। आप जिस भी सब्जेक्ट के होंगे अकॉर्डिंगली यू कैन चूज योर ओन टॉपिक, और आप अपने सब्जेक्ट की जो भी की हाइलाइट्स होंगी उनको आप बताएंगे, यानी जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, जो ज्योग्राफिकल यानी कि जो भी आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग टॉपिक्स आएंगे उनको आप लेंगे। हम लोग यहाँ पर पहले देखें वही क्या स्ट्रक्चर होगी। सो पहले इंट्रोडक्शन, फिर रिव्यू, फिर डेटा प्लॉटिंग, कंक्लूजन, लास्ट में हमारी बिब्लियोग्राफी आनी चाहिए। कीपिंग द स्ट्रक्चर इन माइंड, हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे इंट्रोडक्शन को लेकर के। हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये बना ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। हमें देखना क्या है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी कि ये सोसाइटल ज्योग्राफी से भी रिलेटेड हो गया, और साथ में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट का क्या इंपैक्ट आ रहा है उन एरिया में। तो आप इंट्रोड्यूस करते समय आप बता सकते हैं कि जो भी लोग हैं, यानी इंडिया में रहने या फिर जिस भी रीजन के आप ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप बता सकते हैं कि लोगों के जीवन की क्वालिटी और जो वहाँ का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होता है
वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है वहाँ के ट्रांसपोर्ट के सहारे। ट्रांसपोर्ट केवल और केवल आपको फास्ट मीडियम कनेक्टिविटी ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको एक्सेसिबिलिटी और आपको एक लिविंग स्टैंडर्ड भी प्रोवाइड करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया को अगर हम लोग देखें तो हम लोग वहाँ पे बेटर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के ज़रिए ही जितनी भी अच्छी गुड्स होती है, सर्विसेज होती है, उनको अवेल कर पाते हैं। वही अगर मान लेते हैं कनेक्टिविटी नहीं है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ पर पुअर सर्विसेज या फिर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पाई जाएगी। ट्रांसपोर्ट केवल और केवल मार्केट को या मटेरियल को या अपॉर्चुनिटी को नहीं प्रमोट करता है, बल्कि ये लोगों और वहाँ की जो भी सर्विसेज और गुड्स हैं उनको भी बेटर तरीके से मूवमेंट देता है, और इन सब के ज़रिए अल्टीमेटली जो भी लिविंग स्टैंडर्ड होती है उसको हम बढ़ा सकते हैं। ये जो टू वे इंटरैक्शन हमें देखने को मिलता है इंटर सेक्टोरल वाइज, यानी एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ में, यह हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही लिंकेजेस के फॉर्मेट में देखने को मिलता है। यही सेम फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज हमें हमारी जो ज्योग्राफी की कई सारी थ्योरीज है, जैसे हमारी रोस्टोव की थ्योरी हो गई, या फिर वेबर की थ्योरी हो गई, या फिर जो एग्लोमेरेशन की थ्योरीज है जैसे हमारी ग्रोथ पोल या ग्रोथ सेंटर जिसे पेरुवेक्स और बोडेविले ने दिया था, इन सारे एरियाज में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। प्लस साथ में जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डायनामिज्म है यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, और इन सब का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इन अ फॉर्मेट ऑफ रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सर्विसेज एंड लेबर। तो एक बात यहाँ से बहुत ही क्लियर हो जाती है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो ना सिर्फ किसी इंडस्ट्री को एक जगह पर लोकेट होने के लिए प्रमोट करता है, बल्कि साथ ही साथ में आपको लेबर और वहाँ रहने वाले लोगों की जो भी इकोनॉमिक कंडीशन होने वाली है या जो भी सोसाइटल कंडीशन होने वाली है उसको भी काफ़ी हद तक ये इम्पैक्ट करता है। एक फास्ट डिलीवरी ऑफ सर्विस अगर आएगी तो ऑटोमेटिकली उस एरिया का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एम होगा वो एक सोसाइटल वेलफेयर को लेकर के होगा, और यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ये सोसाइटल वेलफेयर है वो उस एरिया की रहने वाले लोगों की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करेगा इन दैट इमीडिएट सेंस, और साथ ही साथ में हमारा जो पूरा का पूरा भारत है उसको भी आगे ले जाने में एक कदम ये आगे करेगा। हालांकि ड्यू टू द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जियोपॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल फीचर्स, जो बेनिफिट्स है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं लोगों में, और ये डिस्ट्रीब्यूट ना हो पाने के पीछे कई सारे कारण हैं। वो लोकल, रीजनल और नेशनल कई तरीके के हो सकते हैं। हालांकि इन सब में भी अगर हम ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर देंगे तो एक हमें चेंजिंग रोल देखने को मिलता है, और ये चेंजिंग रोल कहीं ना कहीं हमारी इस समाज को एक डायनामिक एक्सटर्नैलिटी प्रोवाइड करता है। इस डायनामिज्म के जरिए लोग आगे बढ़ करके दूसरे एरिया में जा करके लेबर एक्टिविटी के जरिए या सर्विसेज को अवेल करने के बाद में फाइनली ये लोग अपनी लिविंग स्टैंडर्ड और जो अपनी कंडीशन है उसको बढ़ा लेते हैं। हालांकि ये बात अब रियलाइज की जा चुकी है कि जो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं वो पूरी तरीके से, अगर हम पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में ही बात करें तो ये काफ़ी हद तक ट्रांसपोर्ट और आसपास की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बदलने के साथ जो भी गरीबी है उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये बात हमारे कई सारे रिसर्च पेपर में भी देखने को मिलती है, जैसे लेवी जो 1996 में जिन्होंने अपनी स्टडी में बोला था, और सिमिलरली इसी तरीके से बेकर ने 2000 में अपनी स्टडी में बोला था। अगर हम लोग देखें इस हमारे पेपर में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, इस पेपर की जो शुरुआत होती है वो ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट और ट्रांसपोर्ट के इफेक्ट के साथ शुरू होती हैं, जहां पर एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन की गई थी इस पेपर में, यानी कि एक हमारी साइंटिफिक स्टडी की जा रही है जो कि एम्पिरिकल रिसर्च का एक मेथडोलॉजी ले रही है, जहां पर एक साइंटिफिक और मैथमेटिकल टूल का सहारा ले करके ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट है वो वहाँ के उस रीजन के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को चेंज कर रही है। हालांकि इसके लिए कई सारे पैरामीटर्स लिए गए हैं, बट हम लोग उस पैरामीटर में न जा करके अगर हम लोग इसके फाइंडिंग को देखें और इनकी मेथडोलॉजी को देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इफेक्ट दैट हाईवे और इट्स वाइडनिंग में हैव सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट लाइव्स ऑफ द पीपल।
स्पेशली द पुअर पीपल लिविंग इन द प्रॉक्सिमिटी इन द हाईवे। जो भी आसपास के एरिया में लोग रह रहे हैं उन सभी एरिया में वहाँ के जो सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक जो भी स्थितियाँ बन रही हैं वो ट्रांसपोर्ट के जरिए डायरेक्टली वाइडन हो रही है, मतलब कि और अच्छी होते जा रही हैं। एग्रीगेटिंग डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव, इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड टू लीड टू इनकम ग्रोथ। ये बात हमें ग्राफ से भी देखने को मिलती है कि जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे लोगों की जो इनकम है उसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। पर कैपिटा इनकम बढ़ते जा रही है और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ते जा रहा है। जो भी यहाँ की डिमांड है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए एक तो फुलफिल भी होते आ रही है और साथ ही साथ में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में, उस डेवलपमेंट का भी ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें देखने को मिलता है जो भी समाज में गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके उत्थान में। This would indeed be so if the household level, the partial effect of a highway or its widening ultimately leads to an improvement in the level of well-being of the household. And ultimately जो यहाँ की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन होगी, यानी जो यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, चाहे वो सोसाइटल तरीके से देखें या फिर इकोनॉमिक तरीके से देखें, अल्टीमेटली उसका हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को हमें मिलता है। ये बात केवल और केवल हमें रिसर्च पेपर के डेटा में नहीं बल्कि इनकी फाइंडिंग्स में भी देखने को मिला। एक ग्राफ यहां पर ऐड किया गया है जो नेशनल हाईवे की लेंथ के बारे में बताता है कि कैसे लगातार जो हमारी नेशनल हाईवेज है वो बढ़ते जा रही हैं और साथ में एक्सप्रेसवेज भी बढ़ते जा रही हैं। ये डेटा लिया गया इकोनॉमिक सर्वे 2001, 2021, 22 से। अब यहां पर एक रिलेशन देखी गई है कि हम कैसे एक्सप्रेसवे को बढ़ाते जा रहे हैं और उससे इनकम किस तरीके से बढ़ रही है। यहां पर जो डेटा प्लॉट किया गया है वो परसेंटेज और मीन डिस्टेंस फ्रॉम नेशनल हाईवे के साथ में की गई है। इसमें देखा गया है कि जो पुअर हाउस होल्ड हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन में नीचे की ओर में आते हैं, उनका किस तरीके से एक मूवमेंट देखने को हमें मिल रहा है। इस ग्राफ में हम लोगों ने ये देखा कि पर पर्सन कितनी ट्रिप्स लगाई जा रही हैं वर्क को लेकर के। परसेंटेज जैसे जैसे नीचे गिरेगा वैसे वैसे ज़्यादा लोग मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ पर यह दिखाया गया है कि ट्रैवल करने के दौरान में कितने नंबर ऑफ ट्रिप्स लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा और साथ में पर कैपिटा इनकम। कहने का मतलब अल्टीमेटली यहाँ पर यह है कि हमें जो भी डेटा फाइंडिंग में मिलता है उसका एक हमें ग्राफ भी देखने को मिलता है जो कि एक प्रोग्रेसिव तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी हमारी ट्रांसपोर्ट में डेवलपमेंट हुई है उसका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट हमें देखने को मिलता है इन द चेंजिंग कंडीशन, इन द चेंजिंग सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल इन द एडजॉइनिंग एरियाज। जो भी आसपास के लोग रह रहे हैं उसमें हमें एक बेटर एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। फाइनली कंक्लूड करते हुए ये बात बोली जा सकती है कि अभी तक जो हम लोग ट्रेडिशनल व्यू रखते थे कि केवल नेशनल हाईवे केवल और केवल जो होता है लोगों के ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में ही केवल और केवल ये फैसिलिटेट करता है, इसको बढ़ावा देता है, बल्कि हमें इस बात को मानना पड़ेगा कि आसपास की लोकल इकोनॉमी और साथ में जो आसपास के लोग रहते हैं, एडजॉइनिंग एरिया में लोग रहते हैं, उनके सामाजिक और आर्थिक जो स्थितियाँ हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसमें भी हमें एक उत्थान देखने को मिलता है, उसमें हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, एम्पावरमेंट देखने को मिलती है। द रिजल्ट प्रेजेंट्स इन दिस पेपर द टेंड सपोर्ट टू द view that in the developing economies like that of rural India, a large public investment projects on road infrastructure development, apart from its broad general equilibrium effects on the national economy, may help in ameliorating rural poverty and improving the socio-economic well-being of the people living in this proximity. लास्ट में बिब्लियोग्राफी के बारे में आप दिखा सकते हैं कि ये सब बिब्लियोग्राफी बेसिस हम लोगों ने लिया है जिसके बेसिस पर हमारी स्टडी आती है। तो ये हम लोगों ने पूरे इस सेशन के दौरान में देखा कि आखिर में किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाई जानी चाहिए और क्या हमें प्रेजेंट करना है। हालांकि ये टॉपिक जो हम लोगों ने लिया जस्ट एक सिंपल टॉपिक के बेसिस पर था जहां हम लोगों ने ज्योग्राफी को डिस्कस किया। सिमिलरली इसी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट की टॉपिक ले सकते हैं और अपने सब्जेक्ट का जो भी की वर्ड्स हैं या जो की पॉइंट्स हैं जिसे फोकस करना चाहिए उस पॉइंट को फोकस करते हुए आप अपनी प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू इन formulating your own presentation. If you have any query, you can comment below. बाकी मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट किसी सेशन में इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।